आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। जो शिक्षक साथी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सक्षमता परीक्षा 5 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेरी हर वीडियो को और जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8092430290 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको वीडियो भी मिलता रहे निरंतर और PDF भी मिलता रहे, ताकि आप बेहतर प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फुटबॉल के मैदान की अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए लंबाई कितनी होती है? 90 से 100 मीटर, 100 से 110 मीटर, 110 से 120 मीटर या 80 से 90 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 से 110 मीटर। क्या होगा? 100 से 110 मीटर। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ये रहा आपके लिए विशेष जानकारी, है ना। इसी तरह का आपको PDF में भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई जो होती है लगभग 64 से 75 मीटर होती है। तो हमसे सिर्फ लंबाई पूछा था, लेकिन हम लोगों ने इसकी चौड़ाई के बारे में भी जान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की जो मैदान की लंबाई होती है वो 100 से 110 मीटर लंबा होता है और चौड़ा जो है 64 से 75 मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। वॉलीबॉल कोर्ट का कुल माप जो है कितना होता है? वॉलीबॉल खेलते हैं ना हम लोग, तो उसका जो है कुल माप जो है कितना होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई। 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, या 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, 15 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा, या 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 मीटर गुने 9 मीटर, यानी 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, है ना। चलिए इसके लिए भी हमने तैयार किया है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई जो है 18 मीटर और चौड़ाई जो होती है वो कितना मीटर होती है? 9 मीटर होती है ना। इस टाइप से रहता है, जिसमें बीच में जो है एक नेट रहता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 18 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी, है ना, वो कितना मीटर होगा? 9 मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर यानी 22 गज, 18.12 मीटर, 22.12 मीटर या 25 मीटर। तो क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 22 गज कह दीजिए या 20.12 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर और चौड़ाई जो है 3.05 मीटर होती है ना। क्रिकेट पिच होता है ना इस टाइप का, जिसकी लंबाई कितना होता है? 22 गज और चौड़ाई जो होता है वो कितना होता है? 3.05 मीटर होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं, आप अगर सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर कॉन्शियस हैं, है ना, जितने भी फिजिकल टीचर हैं, तो आपको जो मैंने नंबर दिया था उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बास्केटबॉल कोर्ट का मानक आकार FIBA के अनुसार क्या है? अब ये FIBA क्या है, मैं हर चीज़ को एकदम आसानी से बतलाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। बास्केटबॉल कोर्ट का मानक आकार जो है वो क्या है? 25 गुना 15 मीटर। इसका मतलब समझ गए कि 25 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, ठीक। 28 गुना 15 मीटर, 30 गुना 20 मीटर या 26 गुना 14 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 गुने 15 मीटर, यानी 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, है ना। चलिए सब कुछ मैं आपको इतना आसानी से समझाऊंगा कि आपको थोड़ा भी दिक्कत होने वाला नहीं है ना। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कोर्ट की लंबाई जो होती है वो 28 मीटर और चौड़ाई जो होती है वो कितना मीटर होती है? 15 मीटर होती है। ठीक है, कोर्ट के दोनों सिरों पर बास्केट यानी टोकरी लगी होती है, जिसमें गेंद डालने पर अंक मिलता है ना। आप लोग देखे होइएगा। और यह माप FIBA यानी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ द्वारा जो है तय किया गया है। ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में जो है कोर्ट की लंबाई कितना मीटर होगा, 28 मीटर, और चौड़ाई 15 मीटर। ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और यही सब कुछ आपको PDF में भी मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कबड्डी के पुरुष वर्ग के लिए मैदान का माप क्या होता है। 11 गुना 8 मीटर, इसका मतलब 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। 12.5 गुना 10 मीटर, 13 गुना 10 मीटर, या 10 गुना 8 मीटर। तो कबड्डी के पुरुष वर्ग के लिए मैदान का माप क्या होता है। पुरुष के लिए अलग होता है और महिला का जो होता है वो अलग होता है ना। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 गुना 10 मीटर। यानी कबड्डी के पुरुष वर्ग के लिए मैदान का जो माप होता है, लंबाई में 13 मीटर होगा और चौड़ाई में जो होगा वह 10 मीटर होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पुरुष के कबड्डी मैदान की लंबाई जो होती है 13 मीटर लंबा और चौड़ा कितना होता है, 10 मीटर होता है। ठीक है, और महिलाओं के लिए यह माप 12 गुने 8 मीटर रखा गया, यानी 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा रखा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और सबसे बेहतर रहेगा कि आप PDF ग्रुप में जुड़ ही जाइए, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आए। छठा क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। अरस्तु को, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को, थॉमस बाख को, या जेम्स नेस्मिथ को। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है बैरन पियरे डी कुबर्टिन को। किसको, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बैरन पियरे डी कुबर्टिन जो है फ्रांस के शिक्षाविद थे। ठीक है, उन्होंने ही 1896 में यूनान यानी एथेंस, है ना, यूनान एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, इन्हें जो है किन्हें, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को जो है ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलंपिक का जनक। ठीक है, किसे, बैरन पियरे डी कुबर्टिन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1982 में, 1984 में, 1951 में, या 1927 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1984। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1984 में, है ना। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। SAI का पूरा नाम, SAI था ना क्वेश्चन में, SAI का पूरा नाम, S से आपका स्पोर्ट्स हो जाएगा, A से आपका अथॉरिटी हो जाएगा, I से आपका इंडिया। तो SAI का पूरा नाम यानी पूर्ण रूप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, यह संस्था जो है SAI, यह संस्था भारत में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोच और सुविधाएं उपलब्ध जो है कराती है, ताकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, चलिए SAI की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। 8वां सवाल ये रहा आपके सामने। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में कब हुई थी। 776 ईसा पूर्व, 394 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, या 1000 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान में कब हुई थी, तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया नगर में शुरू हुआ था, है ना। उस समय ये खेल धार्मिक उत्सव का हिस्सा भी माना जाता था, और यह खेल केवल पुरुष ही खेलते थे, यानी इस खेल में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 9 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 प्रमुख खेल का, 5 महाद्वीप का, 5 महासागर का, या 5 आदर्श का। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 महाद्वीप का, है ना। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 5 महाद्वीप का, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन छल्ले, जिसमें आपका एक नीला होता है, एक पीला, फिर काला, लाल और हरा होता है ना। दुनिया के 5 महाद्वीपों की एकता को दर्शाते हैं ये छल्ले। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन कौन छल्ला, ये 5 रंगीन छल्ले में कौन कौन रंग होता है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम एशियाई खेलों 1951 का आयोजन कहाँ हुआ था? एशिया में प्रथम जो है खेल का आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, जकार्ता में हुआ था या बैंकॉक में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना इंडिया, नई दिल्ली में हुआ था, है ना। प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए पहले एशियाई खेल भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ स्थित है? साइंस का भी प्रश्न आपको जो है इसमें फिजिकल वाला में पूछा जाता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ स्थित होती है? नाक में, कान में, उंगली में या घुटने में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ स्थित होती है? कान में स्थित होती है ना। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह मध्य कान में पाई जाती है, यानी कान के बीचों बीच, और यह सुनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है वो छोटी हड्डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर यानी सांस लेने की जो दर होती है प्रति मिनट कितनी होती है, यानी एक बार में कितना बार सांस लेता है? 5 से 10 बार, 12 से 18 बार, 25 से 30 बार या 72 से 80 बार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ दिल धड़कने की बात नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक मिनट में कितना बार सांस लेता है ना, तो 12 से 18 बार लेता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। श्वसन दर का मतलब होता है कि एक मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति सामान्य अवस्था में 12 से 18 बार सांस लेता है, और जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तब यह दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग दौड़ते हैं तो बहुत तेज़ी में सांस लेते हैं ना, या एक्सरसाइज करते हैं तो भी जो है बहुत तेज़ी में जो है हम लोग सांस लेते हैं। तो ये 12 से 18 बार सामान्य स्थिति में जब हम लोग रहते हैं तब लेते हैं एक मिनट में 12 से 18 बार सांस, लेकिन जब दौड़ने या व्यायाम करने की बात हो तब ये इससे क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, साइटोलॉजी या एंथ्रोलॉजी? तो हड्डियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, और जैसे मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो हमसे हड्डियों का पूछा था तो ऑस्टियोलॉजी, मैंने सोचा कि कुछ और भी दे दूं तो मैंने मांसपेशियों का अध्ययन का भी ले लिया। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 14 नंबर प्रश्न, मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? दायां भाग में, हृदय के दाहिना भाग में, या हृदय के बायां भाग में, या दोनों भाग में, या केवल धमनियों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायां भाग में, है ना। मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? तो बायां भाग में। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। हृदय का बायां भाग शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो हृदय का जो बायां भाग होता है वह शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है, जबकि दायां भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों की ओर भेजता है ताकि वह साफ हो सके, है ना। तो अच्छे से इस सबको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऊपरी बांह की हड्डी को क्या कहा जाता है? ऊपरी बांह की हड्डी को रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस या फीमर? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमरस। क्या होगा? ऊपरी बांह की हड्डी को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ह्यूमरस कंधे से कोहनी तक की ऊपरी बांह की हड्डी है ना। ह्यूमरस जो है हमारा कंधा और हमारा जो कोहनी है, तो कंधा और कोहनी तक की जो ऊपरी बांह की जो हड्डी है वही होता है हमारा ह्यूमरस, है ना। और यह हाथ की सबसे मजबूत हड्डियों में से जो है एक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? युज से, योग से, युत से या यून से? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज से। योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो यूज से हुई है ना। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। योग शब्द संस्कृत की यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, है ना। योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का आपस में संतुलन बनाना, ठीक है। इसलिए योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखने की विधि भी है ना, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। 17वां सवाल आपका कह रहा है कि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, उसके बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोधः समत्व योग उच्यते मनः प्रश्मनोपायो योगः। तो पतंजलि के अनुसार जो योग की परिभाषा जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, योग निश्चित वृत्ति निरोधः। क्या होगा? योग निश्चित वृत्ति निरोधः, है ना, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा संस्कृत कमजोर है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। मन की चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है। योग निश्चित वृत्ति निरोधः का मतलब, इसका अर्थ है कि मन की जो चंचलता है, यानी मन जो भटकता है, उसकी वृत्तियों को रोकना ही क्या है? योग है। पतंजलि के अनुसार जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और अंदर से प्रसन्न रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 18, पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हठ योग प्रदीपिका, योग सूत्र, घेरंड संहिता या भगवत गीता? पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका योग सूत्र, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्र है। इसमें योग के नियम, अभ्यास और सिद्धांत सरल सूत्रों में बताए गए हैं। आज भी दुनिया भर में योग सीखने के लिए इसी ग्रंथ को जो है आधार माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अष्टांग योगा का चौथा अंग कौन सा है? आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है या नियम है? तो अष्टांग योग का चौथा जो अंग है वो है हमारा प्राणायाम। कौन है? प्राणायाम, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। कितना अंग होता है? 8 अंग होता है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद सबसे लास्ट में समाधि आता है ना। प्राणायाम का अर्थ है सांसों को नियंत्रित करना, है ना। यह फेफड़ों को मजबूत करता है और मन को शांत रखता है। किस योग से? तो प्राणायाम योग से, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 20वां सवाल है। अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों को क्या कहा जाता है? शुरू से 5 अंग को क्या कहा जाता है? बहिरंग योग, अंतरंग योग, सूक्ष्म योग या स्थूल योग? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहिरंग योग। अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों को क्या कहा जाता है? तो बहिरंग योग कहा जाता है ना। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। अष्टांग योग के पहले 5 अंग कौन कौन है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है, जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया था। इन्हें बहिरंग योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिरंग योग कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर और बाहरी व्यवहार से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं, जिस भी प्रश्न का और उसका PDF चाहते हैं, तो मैंने आपको शुरू में जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।